Now we are about to start with 12th physics chapter number 11 पेज नंबर 251. ठीक है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, अभी याद रखो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट, या ये वर्ड कहाँ से आया है. एकदम सिंपल है, ये वर्ड का तोड़कर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक यानी या मैग्नेट जो है ये एक जगह के ऊपर नाम बेस्ड है. जगह किसी एक सिटी है, ग्रीस में एक सिटी थी, उसका नाम था मैग्नेशिया. क्या नाम था? मैग्नेशिया. पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं. मैग्नेशिया. मैग्नेशिया में एक बड़ा सा पत्थर जैसा एक चीज़ थी जिसके ऊपर मेटेलिक चीज़ें चिपक रही थी. तो पहली बार मैग्नेटिक जैसी कोई मटेरियल मैग्नेशिया नाम के एक सिटी में पाया गया जो कि ग्रीस में था. समझ में आया? इसीलिए उसका नाम उस सिटी के ऊपर बेस्ड रख दिए और वो बन गया मैग्नेट. ठीक है, अब मैग्नेशिया वर्ड का मतलब हम साइंटिफिकली ऐसा कुछ है नहीं, खाली बस ये सिटी के ऊपर बेस्ड है. इतना समझ गया? ठीक है, अब आप लोगों को बस ये मैग्नेट वर्ड के बारे में आपको बताना था. ग्रीस वाले कंट्री में एक सिटी है, उसका नाम है मैग्नेशिया. ठीक है, अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद हम लोग को दो डेरिवेशन करने हैं. ठीक है, और दोनों भी इम्पोर्टेंट है, दोनों भी इम्पोर्टेंट है. जरा ध्यान से देखो, ये होता है, मैं बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ फिलहाल. आप वर्ल्ड का कोई भी मैग्नेट ले लो. ठीक है, फिलहाल मैं बार मैग्नेट बता रहा हूँ. कोई भी मैग्नेट ले लो, उसके अंदर दो क्या होते हैं? पोल्स होते हैं. एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है. ये हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बनाया है. तो समझ में आया? एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है. ठीक है, कितने पोल है? दो पोल है, इसलिए उसको डाइपोल बोलते हैं. कोई भी मैग्नेट डाइपोलर ही होता है. कुछ समझ में आया? क्योंकि उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है. ठीक है, अब सपोज करो ये चौक है, ये चौक एक बार मैग्नेट है, एज्यूम करो. तो कोई ना कोई एक नॉर्थ रहेगा, कोई ना कोई एक साउथ रहेगा. बराबर है? तो ये हो गया डाइपोल. अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इस मूवमेंट को बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट. इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? डाइपोल मूवमेंट. ऐसा घुमाओ, कैसा भी घुमाओ, डाइपोल मूवमेंट. और याद रखो, डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय स्मॉल एम. ऑलवेज स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं देते हैं इसको, स्मॉल एम. और इस पे एरो रहता है. एरो क्यों रहता है? क्योंकि ये जब मूव करेगा, ऐसा माना जाता है कि हम लोग मूव नहीं कर रहे, ये नेचुरली मूव होता है. कब मूव होगा? जब नॉर्थ वाला साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने जाएगा और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने जाएगा, तब ये मूव करेगा. जब कभी भी कोई भी मूवमेंट अलॉन्ग विद डायरेक्शन होती है, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर. इसीलिए याद रखो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. समझ में आया? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सपोज हम नहीं इसको मूव कर रहे हैं, और अगर ये नेचुरली मूव कर रहा है, हवा भी नहीं है, सपोज हवा भी नहीं है, और ये अगर नेचुरली मूव कर रहा है, इसका मतलब इधर अगर नॉर्थ है, तो इसका मतलब अगर ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ कहीं साउथ है, तो वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. जब कभी भी कोई भी मूवमेंट हो या कोई भी मतलब स्पीड हो, अगर वो डायरेक्शन के साथ है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि वेक्टर वर्ड का मतलब होता है टू कैरी. क्या कैरी कर रहा है? डायरेक्शन कैरी कर रहा है. और उसको दिखाने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में ऊपर एरो दे देते हैं. ठीक है, तो याद रखो, ये सब लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब तक ज़्यादा कुछ नहीं बताया. मैग्नेट का मतलब बताया, मैग्नेशिया से आया, जो कि एक सिटी का नाम है, ग्रीस के अंदर है. समझ में आ गया? अब दूसरा क्या बताया कि इसको अलीशा अभी नाम आ गया. ठीक है, अभी क्या हो जाता है, कोई भी मैग्नेट जो होता है, मैं बार मैग्नेट पकड़ रहा हूँ, इसके अंदर कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं. एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा. समझ में आया? और ये जो है कितने पोल है? दो पोल है, इसलिए उसको डाइपोल बोलेंगे. और इसके मूवमेंट को क्या बोलेंगे? डाइपोलर मूवमेंट. डाइपोलर मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से, अलॉन्ग विद द वेक्टर साइन ऑन इट. समझ में आया? वेक्टर क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था.
इतना समझा। अगर हम लोग कोई जंगल में या कहीं गए और हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं वो कंपास वगैरह कुछ निकालेंगे, उसमें मैग्नेटिक नीडल रहती है, हिलते रहती है बेवड़े के जैसे, अरे हिलती रहती है ना, और उसको ऐसा रख देंगे तो देखो ये नॉर्थ के तरफ नॉर्थ दिखाता है। अरे बराबर है, ये नीडल ऐसी रहती है, ऐसी कुछ रहती है, ये बीच में ऐसी अटैच रहती है, यहाँ एन लिखा है, यहाँ एस लिखा है। दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ। अगर ये यहाँ दिखा रहा है, पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग बोले अरे यहाँ नॉर्थ है। वर्ल्ड का जो नॉर्थ है वो एक्चुअली नॉर्थ नहीं है, वो साउथ है, वर्ल्ड का। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैग्नेट का नॉर्थ उसके तरफ डायरेक्टेड है, इसका मतलब नॉर्थ आपस में सामने नहीं आ सकते। वर्ल्ड का जो नॉर्थ है वो एक्चुअल में साउथ है। तुम लोग को समझ में आ रहा है। और मैग्नेटिक नीडल का ये कुछ समझा, इसका इससे लेना देना नहीं है, कल एक नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। तुम लोग को समझा कि नहीं समझा? वर्ल्ड का जो नॉर्थ है, वर्ल्ड के डायरेक्शन का जो नॉर्थ है वो एक्चुअली क्या है, वो साउथ है। किसका? मैग्नेटिक का साउथ है, मैग्नेटिक का साउथ है। इसीलिए मैग्नेटिक का नीडल का जो नॉर्थ है वो एक्चुअली उसकी तरफ डायरेक्टेड होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सटर्नली ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सटर्नली ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सीधा रास्ता। अब मेंटो जिंदगी, अब ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद इन द बार मैग्नेट या विद इन द मैग्नेट। तो समझा? मैं अरे अच्छा मालूम था तुम लोग को ये, मुझे लगा कि तुम लोग कुछ अलग, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ गया। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सटर्नली कि कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरनली साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि देखो नहीं ऐसी जा रही है। समझ में आया? इसीलिए साउथ टू नॉर्थ जाती है, कब? इंटरनली जाती है। ठीक है, इतना समझ गया। और समझ गया। और एक्सटर्नली कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है एक्सटर्नली। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने बनाया हूँ इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, क्योंकि आपके बुक में ये वर्ड दिया है। 10th में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिया था, इसलिए आप उन्हें वो पढ़े थे। अब यहाँ पर ये दोनों का मतलब वही है, चेंज नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन बाय बी, और ये भी वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि इसकी भी एक डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली, नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या तो इसको किससे देते हैं, सिंबल बी से देते हैं, वो भी कैपिटल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को किससे देते हैं, स्मॉल एम से, और ऊपर एल। इतना समझ गया। अब हम लोग पहला डेरिवेशन शुरू करेंगे, उससे पहले टेक्स्ट बुक के मुताबिक क्या है जरा देख लो। पेज नंबर 251 11.1, ये जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर दोनों में, पहले वाले में तो थोड़ा बहुत बोला है। क्या बोला है कि भाई अगर कोई एक बार मैग्नेट को, अगर कोई एक, सीधा बैठो, अगर कोई एक बार मैग्नेट को हम लोगों ने किसी दूसरे मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर अगर इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा, हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। ऐसा पहले पैराग्राफ में बोला है। क्या बोला है, एक बार मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के लाइन ऑफ फोर्स में यानी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसा पहले पैराग्राफ में बोला है। और दूसरे पैराग्राफ में बोला है और आगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बारे में बोला है। तो 11.1 भूल जाओ कि उसको पढ़ना है, उसको ऐसा कट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो खाली सच में इंट्रोडक्शन दे रहा है। नॉट गिवन एनी इंट्रोडक्शन अबाउट द
मेन टॉपिक, मतलब कि ये मटेरियल क्या है, कैसा इसका नाम बना, ये सब कोई साइंटिफिक उसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। खाली चैप्टर में क्या कवर हो सकता है, क्या कवर होने वाला है, उसके बारे में ही बोला है। कुछ समझा तो 11.1 छोड़ दो। अब 11.2 इसको इम्पॉर्टेंट मानो, ये एक डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन क्या है? टॉर्क, देखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या? स्मॉल एम, ब्रैकेट में डाल दो, आप लोगों को समझ में आएगा। अंडरलाइन करो उसको और डाल दो स्मॉल एम और ऊपर वेक्टर की साइन बना दो। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अंडरलाइन करो और लिख दो कैपिटल बी, कैपिटल बी। समझ में आया? तो ये अपने को देखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिखो, और लिखो और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, और लिखो और, अब लिखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी produced due to potential energy. Derive an expression for potential energy produced due to magnetic dipole movement. Potential energy produced due to magnetic dipole movement. Magnetic dipole movement. बस अब आप लोगों को इसका डेरिवेशन जो है ये करना है। बहुत इजी है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। इसके बाद वाला भी टाइम पीरियड का है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत इजी है। खाली आप लोगों को ध्यान देना है और सिचुएशन को समझना है। ये हटा दो, ठीक है। अच्छा सच सच बोलो, वैसे तो कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं अभी तक, जो बताया समझ में आया? नॉर्थ नहीं है वो छोड़कर बाकी सब समझ में आ गया, ठीक है। अभी चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कंसिडर करो कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नॉर्थ, यहाँ पर ले रहा हूँ साउथ, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट है, बीच में कहीं खिल्ला मार के उसको जो है ऐसा, खिल्ला ऐसा मारा कि वो टाइट नहीं है, मतलब वो मूव कर सकता है, फ्लेक्सिबल है। समझ में आया? ढीला जैसा उसको रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक मैग्नेट है। अब आपके को बहुत इजी बताया। एक देखो, एक रस्सी के अंदर बार मैग्नेट है, ठीक है, और उसको रस्सी से बस ये रस्सी से बांधा हुआ, पेज नंबर 251 के ऊपर है ना। और उसके सामने एक बार मैग्नेट को लेकर आए, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये लटका हुआ जो बार मैग्नेट है वो कैसा बिहेव करेगा। समझ में आया? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, ठीक है, उसके अंदर टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, वो हम लोग को देखना है। हम चाहे तो उसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये दो भी मैग्नेट है, जैसे हम लोगों ने मोटर के बारे में पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में। तो समझ में आ रहा है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना मोटर के बारे में। तो मैं ये कॉइल रखते हैं दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में, ये भी दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, उसके बीच में खिल्ला मार के एक जो है मैग्नेट हम लोगों ने रख दी। अब इस मैग्नेट के लाइन ऑफ फोर्स या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी? नॉर्थ टू साउथ। अरे जाएगी क्या नहीं? मैं लाइन पूरी नहीं बना रहा क्योंकि फिर ये बिगड़ जा रहा है। समझ में आया? नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय व्हाट? डी। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नो डाउट इसके भी नॉर्थ टू साउथ जो है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं, वो भी है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ये इधर अट्रैक्ट होगा या ये इधर अट्रैक्ट होगा। याद रखो ये इधर अट्रैक्ट होगा, और ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा। यानी कि समझ में आ गया ना आप लोगों को? यानी कि अगर ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, समझ में आया? तो नॉर्थ वाला साउथ की तरफ, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। बराबर है कि नहीं? होगा डेफिनेटली होगा। समझ में आया? तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब तक का ये नहीं रखे थे ये चुपचाप से ऐसा ही खड़ा था,
जैसा इन लोग को नज़दीक लाया इसका नाटक चालू हो गया। मतलब क्या है, इट विल स्टार्ट मूविंग। अब याद रखो नॉर्थ वाला साउथ की तरफ जाएगा मगर जाकर पूरा चिपक नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा तो याद रखो जैसा हम लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़े थे, एक रिस्टोरिंग फोर्स उसको खींचेगी पीछे की तरफ। तो इसको नॉर्थ वाले को पीछे की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स खींचेगी, साउथ वाले को भी एक रिस्टोरिंग फोर्स खींचेगी और उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी। कुछ समझ आया? एक पेन दो है, समझ में आया? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये गया साउथ की तरफ, ये गया नॉर्थ की तरफ, ऐसा गया। लेकिन पूरी तरह से ऐसा जाके ऐसा ये एकदम 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, समझ में आया? एक लाइन में बन जाएगा, ये जाने की कोशिश करेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेगी। फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर गौर करेंगे इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इट विल व्हाट? स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और ऑसिलेशन में अगर गौर करेंगे तो कर्व बन रहा है। अरे समझ रहा है कि नहीं? कर्व बन रहा है, बराबर है। यहाँ से भी कर्व बन रहा है। अगर ये कर्व बन रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज करो ये कंप्लीट करता है तो एक सर्कुलर मूवमेंट कंप्लीट होगा। अगर सर्कुलर मूवमेंट कंप्लीट होता है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक बॉक्स है, ये रास्ता है, अगर मुझे उसे यहाँ पर पहुँचाना है तो मैं धक्का मारूंगा, इसको क्या बोलेंगे? फोर्स। या यहाँ से खींचूंगा, इसको क्या बोलेंगे? फोर्स। जब कभी भी लीनियर, लीनियर मतलब क्या? सीधे रास्ते पे अगर फोर्स लगाया जाता है उसको फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी फोर्स लगाया जाएगा, टायर है टायर और मैं उसको ऐसा धक्का मार रहा हूँ, यानी फोर्स लगा रहा हूँ ताकि वो घूमे। जब कभी भी सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को फोर्स नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। याद रखो, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। इसकी सही स्पेलिंग है। और टॉर्क का सिंबल है टाउ। टॉर्क का सिंबल क्या है? टाउ। चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं इसके बारे में। टॉर्क यानी कि यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है या टॉर्क? तो याद रखो वो होता है टॉर्क। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार मैग्नेट को दो यानी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। उस टाइम पर this bar magnet will start what? Oscillating और will show क्या करेगा? ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट करेगा। ये शॉर्टकट लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका पोल अपने अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब कभी भी अट्रैक्ट होगा उस टाइम पर रिस्टोरिंग फोर्स उसको इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर से वो अट्रैक्ट होगा, फिर से ये करेगा। ऐसा करते करते इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ऑसिलेशन से देखेंगे तो एक कर्व बन रहा है। कर्व बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो सर्कल भी बन सकता है, ऐसा एज्यूम किया गया। अगर सर्कल बनता है तो जो फोर्स इन लोगों के ऊपर एक्ट हो रहा है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बोलो रे, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का सिंबल क्या है? टाउ। इतना समझा? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, याद रखो, या टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोलर बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन में किए हैं और उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने यस किए हैं। वो क्या है? देखो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। याद रखो क्या हो जाता है? अभी यहाँ पर फिर हम लोग एरो नहीं डालेंगे, ठीक है? एम बी साइन थीटा where T is a force acting on this bar magnet। इन लोग के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है? M is what? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो इसी का हो रहा है। B is what? अब B इन लोगों से रिलेटेड है। B is what? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस मैग्नेट। और S क्या है? साइन। तो देखो क्या हो जाता है, ये बीच में से एकदम सेंटर में से लाइन पकड़ो, ये लाइन इस बार मैग्नेट की लाइन के साथ या मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो ये 90 डिग्री बना रही है। तो समझ आया? कुछ देर के बाद अगर ये यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पहुँचता है, ठीक है, तो ये लाइन एक और एंगल बना रही है। देखो ऐसा एंगल बना रही है। आपके बुक में उसको थीटा दिया हुआ है। देखो आपके बुक में उसको थीटा दिया हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
दिया है कि नहीं दिया है? थीटा दिया है। तुम लोग को समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा कुछ भी? उफ, कितने लोगों को नहीं समझा अभी तक? नहीं समझा? ठीक है, देखो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट है, ये क्या है? ये है बार मैग्नेट। इसका सेंटर पकड़ो, जैसे अभी मैं बार मैग्नेट हूँ सपोज, तो सेंटर मतलब क्या? साइड वाइज ये सेंटर है। तो ये लाइन को मैंने कंसीडर किया कि सपोज करो उसका सेंटर ये लाइन है। अब समझा? जब तक का मूवमेंट नहीं कर रहा था तो वो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा था, लेकिन अब उसने मूवमेंट किया और उसने ऐसा कर दिया, उस लिहाज से उसने इस लाइन के साथ एक थीटा बनाया, एंगल, यही बस, यही तो बुक में बताया है, और ये थीटा बनाया। अरे समझा कि नहीं? बस ये है। तुम लोगों को समझा? मूवमेंट किया, एक्सट्रीम कहाँ तक गया वहाँ का एंगल लिया गया है। ऐसा तो देखा जाए तो कितना सारा मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने तक कितने सारे एंगल बन रहे होंगे, लेकिन जो एक्सट्रीम आया उसको उसने थीटा लिया। अब समझ में आ गया? फिर वो वापस चला जाएगा, फिर यहाँ पर जो एक्सट्रीम आएगा उसका एक अलग एंगल आएगा। कुछ समझ में आ गया? तो ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। तुम लोगों को समझ में आ गया? अभी बोले ईमानदारी से किसको नहीं समझाया नहीं? ये लाइन कौन सी है? ये बार मैग्नेट की सेंटर लाइन है। तो आप सोचेंगे सर ये कोना पकड़ेंगे, ये कोना पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पकड़े, नहीं, एकदम सेंटर की लाइन पकड़ेंगे। कुछ समझ में आ गया? वो सेंटर की लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से, समझ में आया? और कभी भी वो पैरेलल होती है, सोलेनॉइड में पढ़े अपन ने, ये कभी भी जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो है ना, ये वाली, ये कभी भी क्या रहती है? एकदम स्ट्रेट रहती है। तो ये स्ट्रेट लाइन और इसके बीच की स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगी। समझ में आया? जब कुछ नहीं मोशन था तो एंगल नहीं बनाई थी, इन 90 डिग्री बनाई थी। अब मोशन हुआ, एक्सट्रीम कहाँ तक गया उसको हम लोगों ने थीटा लिए। बोले समझा? समझा? अब ये जब इधर आएगा ये मीन पोजीशन हो गई, ये 90 डिग्री मतलब क्या? मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन को मैं θ1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? θ1 लेने वाला हूँ, अभी नहीं आगे लेने वाला हूँ। इतना समझा आप लोगों को? इतना समझा? अब ध्यान से सुनो, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर चुके हैं, तो आपको इसको डिराइव करने की ज़रूरत अभी नहीं रहेगी। ये हम लोगों ने कहाँ डिराइव कर चुके हैं? चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो याद रखो ये क्या है? टाउ है इज इक्वल टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनटू, सॉरी ये क्या? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनटू इसके बीच में जो एंगल बना है एक्सट्रीम, उसको बोला गया साइन थीटा। इतना समझा? अरे इतना समझा कि नहीं? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे, अभी मैं थोड़ा सा हटा दूँ, हाँ इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको दे दो क्या? इक्वेशन नंबर 1। मैं इसके नोट्स देने वाला आप लोगों को, डोंट वरी। अब ध्यान से सुनो, कहानी में ट्विस्ट। हाँ स्टार्ट, ध्यान से सुनो। कोई चीज़ यहाँ रखी है, कोई चीज़ यहाँ रखी है, मैंने उसको उठाकर, सुनो, कोई चीज़ यहाँ रखी है, मैंने उसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो क्या हो गया? ऊपर चलेगा सर, हाथ क्या हो गया? बोलो। दो चीज़ हुई, हाथ प्लेस चेंज हुआ। सो नाइस, जाके अभी टीचर को बोलो जल्दी से प्लेस चेंज हुई। अरे बोलो जल्दी से। हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेरी गुड। क्या हुआ? और याद रखो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और एक और चीज़ हुआ, कब जब कभी भी हम लोग कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन भी होता है। तो याद रखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे W is equal to U, where U is a potential energy या फिर magnetic potential energy, magnetic potential energy, ये याद रखो। ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ अगर हम उठाकर उसको दूसरी जगह रख रहे हैं उसको वर्क डन भी मानेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट वगैरह हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी भी मानेंगे। समझ में आया? यहाँ पर चीज़ डिस्प्लेस हुई है, यहाँ से वो यहाँ गया है, यहाँ से फिर वापस आया, ऐसा ऐसा। तो याद रखो वर्क डन भी हुआ और क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो रही है मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर। तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझा कि नहीं समझा?
ये समझना पड़ेगा, ये टर्निंग पॉइंट है, मतलब ये अपने जबरदस्ती का एक एजम्पशन हम लोगों ने बीच में जो है एडजस्ट की है। ये तो अपने समझ गए कि ये मूव कर रहा है, कर्व बन रहा है, मतलब सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा मतलब टॉर्क। और टॉर्क कभी भी मैग्नेट से रिलेटेड यही दिया जाता है, MBS यानी MB sin थीटा, MB sin थीटा, MB sin थीटा। समझ में आ गया। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ रफू चक्कर करने का है, तो हम लोग बोलेंगे भाई कोई भी चीज़ मूव होती है ना, इसका मतलब है ना वो वर्क डन है। अगर वर्क डन है इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है, तो वर्क डन इज इक्वल टू यू, नॉट PE, पोटेंशियल एनर्जी में यू डाले। और यू इज व्हाट, यू इज सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझा? फिर बोले भाई अरे याद आया क्या, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे याद आया कि नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये वर्क डन किसका है, मैग्नेट का है। अगर ये वर्क डन मैग्नेट का है, हम ना ऐसा लिखेंगे, क्या आपने आपको अभी जबान बदलने का इसके लिए, वर्क डन इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू फोर्स, क्या है इधर पे फोर्स, टाउ 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 इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, d थीटा। चैप्टर नंबर 1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम लोग x नहीं लेते, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और सॉरी s लेते, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट x या तो s लेते हैं, मगर एंगुलर में क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। अभी ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टाउ इन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो समझा कि नहीं समझा? इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करने वाले, टाउ टी ये वाली, या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2 ऐसा भी डाल सकते हैं। 1 की यहाँ दे चुके हम लोग। इस फॉर्मूले में टाउ की जगह पर MB sin थीटा डालना है इनटू d थीटा। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, अब W हट जाएगा, खाली उसको ढाल बनाए थे अपन ने। अब अपना मेन मुद्दा है क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने तुम लोग को क्वेश्चन में एक और चीज़ और करके ऐड किया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पूछा जा सकता है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ की जगह पे क्या डालूंगा मैं, MB sin थीटा, ठीक है, इनटू d थीटा। बोलो समझा? थीटा ऐसा नहीं लिखते ही है, ठीक है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। इतना समझ गया आप लोगों को? ठीक है। अब एक बात बताऊँ, ठीक है, अभी क्या करेंगे, u इज इक्वल, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। अब वही बात है यार, सर हमको क्या मालूम इसको इंटीग्रेट करना है कि नहीं करना है, इसलिए आपको एक चीज़ करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, अभी क्या हो जाता है, तो याद रखो, u इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, ठीक है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ठीक है। आपके बुक में 0 से थीटा बोला है, 0 से थीटा बोला है, 0 एंगल से थीटा, लेकिन हम लोग चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, MB sin थीटा इनटू d थीटा। अब देखो ये साइन थीटा बार बार चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, बार बार ऐसा ऐसा होगा, तो ये चेंज होगा। अगर ये चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, तो यानी कि ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये यानी कि दोनों कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो है क्या नाम है, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट है और उसकी लाइन भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। इन लोगों को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देंगे, तो u इज इक्वल टू MB और ये थीटा 2 बाय थीटा 1 और आ जाएगा साइन थीटा इनटू d थीटा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन खत्म होने आ गई, बस हो गया, इक्वेशन ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, u इज इक्वल टू MB और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट हम लोग डालेंगे थीटा 2 थीटा 1। अब इन लोगों को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग डालेंगे u इज इक्वल टू, मैं माइनस साइन को बाहर निकाल रहा हूँ, हाथ हटाओ हाथ हटा माइनस साइन को
बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस एम बी, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हम लोग ऐसा लेंगे। मैं बहुत मतलब थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप्स जा रहा हूँ एज कम्पेयर टू क्वेश्चन बुक, मेरा मतलब टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये इतना हो गया। अब सपोज करो कंसीडर थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है ये 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। अब आप सोच रहे कि सर अचानक ये कंडीशन कैसा लिए, एकदम सिंपल है। देखो आपके बुक में थीटा जो है यानी जो बाद में मतलब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस बार मैग्नेट को जब डालते हैं तो ये ऐसा टिल्ट हुआ, तो ये क्या है, ये थीटा बना। देखो आपके बुक में थीटा बोला है, इसीलिए मैंने थीटा 2 को ये लिया। मगर थीटा 1 हमारा क्या था, जब वो मूवमेंट नहीं किया था तो थीटा 1 90 डिग्री था। ये समझा कि नहीं समझा? बार मैग्नेट को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले वो एकदम ऐसा था, तो वो क्या है, थीटा 1 है। लेकिन जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में डाले तो इसने ऑसिलेशन शुरू किया, एक्सट्रीम जहाँ तक भी गया उसको आपके बुक ने बोला है कि उसको थीटा लो, इसलिए मैंने थीटा 2 को थीटा लिया हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, और ये इसको सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ थीटा इन अबव इक्वेशन। इतना स्ट्रेट लिखता है यार मैं, माशाअल्लाह, वेव्स फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी। अब देखो यहाँ पर थीटा 2 क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस, बोला दे, कॉस 90। कॉस 90 क्या है, कॉस 90 क्या है, 0। कॉस 90 क्या है, 0 मैं हूँ हीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस एम बी कॉस। ये आपका डेरिवेशन खत्म हुआ, ये आपका डेरिवेशन माइनस एम बी कॉस थीटा, ये आपका डेरिवेशन खत्म हुआ। समझ में आ गया? स्टार्ट, हाँ डिक्टेट करो, स्टार्ट। पहले जल्दी से ये डायग्राम बना लो, जल्दी से डायग्राम बना लो, जल्दी से डायग्राम बना लो। आपके बुक में जो डायग्राम बना है वो भी चल सकता है क्योंकि वो बुक का है, अपन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। क्या टाइम लग रहा है, स्टार्ट। लिखो, कंसीडर अ बार मैग्नेट, कंसीडर अ बार मैग्नेट, ठीक है, हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, हैविंग, कोई भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता ही है, ठीक है। हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ब्रैकेट में डालो स्मॉल m और उसके ऊपर वेक्टर की साइन, ब्रैकेट क्लोज। हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, कंसीडर अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ब्रैकेट में स्मॉल m, वेक्टर की साइन, ब्रैकेट क्लोज, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field, placed in a uniform magnetic field, ब्रैकेट में कैपिटल B, एरो की साइन मतलब वेक्टर की साइन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, with an angle theta, with an angle theta। स्टार्ट। सेकेंड, दूसरा, टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क बोले तो क्या, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, उसको टॉर्क बोलते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क जैसा बोले ब्रैकेट में टाउ की साइन बना दो तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट इज गिवन एज, अब ये फॉर्मूला लिख दो, टाउ इज इक्वल टू स्मॉल m डॉट कैपिटल B साइन थीटा, दे दो इक्वेशन नंबर 1, स्मॉल m डॉट कैपिटल B साइन थीटा, दे दो ये इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड लिखो, वर्क इज डन
against the external torque, work is done against the external torque, and this work done is stored, and this work done is stored in form of magnetic potential energy, in form of magnetic potential energy, ब्रैकेट में कैपिटल U ब्रैकेट क्लोज, work done against the external torque, and this work done is stored in terms of magnetic potential energy, ब्रैकेट में कैपिटल U ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। बोलो इतना समझ गए यार? नेक्स्ट, ठीक है। therefore कैपिटल W इज इक्वल टू कैपिटल U, ऐसा लिख दो। therefore कैपिटल W इज इक्वल टू कैपिटल U। अब W क्या है? वर्क डन। U क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखो therefore but we know that क्या लिखने का अभी? but we know that W is equal to F into S, या ऐसा लिख दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के बाजू में F लिख दो ब्रैकेट में, डिस्प्लेसमेंट के बाजू में S लिख दो, ठीक है। अब लिखो एज, नेक्स्ट लाइन, एज फोर्स एक्टिंग, एज फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, एज फोर्स इज एक्टिंग on an oscillating object, ठीक है, comma this force could be considered as a torque, this force could be considered as a torque, full stop। टॉर्क जैसा बोला टाउ बना दो, ब्रैकेट डाल दो, तुम लोग को बार बार की आदत हो जानी चाहिए, फुल स्टॉप। therefore the above equation becomes, अरे हाँ रुको, and displacement becomes angular displacement, and displacement become angular displacement, ब्रैकेट में डाल दो d और थीटा, d थीटा। समझ में आया? therefore the above equation becomes, समझ में आ गया ना? स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। therefore the above equation become, अब आपको ये वाला लिखना है। therefore the above equation become W is equal to U is equal to torque into d theta, W is equal to, अब फटाफट हो जाएगा, W is equal to U is equal to torque into d theta, दे दो इक्वेशन नंबर 2, दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो substituting value of 1, substituting the value of equation 1 in equation 2, substituting the value of equation 1 in equation 2, चलो डाल दो, क्या हो जाएगा? टॉर्क की जगह पे mb sin थीटा, m कभी भी स्मॉल रहेगा, b कभी भी कैपिटल रहेगा, ठीक है, और u कैपिटल रहेगा। u इज, अब w हटा दो, ठीक है, u इज इक्वल टू mb sin थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन लिखना भूल गया मैं, यहाँ इक्वेशन लिख दो, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। अब देखो यहाँ करेंगे u इज इक्वल टू, हाँ ये देखो यहाँ पर ऊपर थीटा 2 रहेगा, नीचे थीटा 1 रहेगा, इंटीग्रेशन साइन के ऊपर थीटा 2 रहेगा, नीचे ये, और एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब लिखो, कुछ नहीं, डायरेक्टली ये लिख देना कि एम बी बाहर निकाल रहे, मतलब वर्ड्स में नहीं लिखे चलेगा, वो अंडरस्टूड है कि एम बी कॉन्स्टेंट है, तो u इज इक्वल, डायरेक्टली ये स्टेप डाल सकते हैं, u इज इक्वल टू एम बी और थीटा, सॉरी ये क्या है, ये इंटीग्रेशन की साइन थीटा 2 बाई थीटा 1 और साइन थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो u इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा और थीटा 2 से लेकर थीटा 1। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे
माइनस साइन बाहर आ गए, माइनस एम बी। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहला जो ऊपर रहता है वो माइनस नीचे जो रहता है वो, पहला जो ऊपर रहता है वो माइनस नीचे जो रहता है वो, तो वो कर दिए, यहाँ तक का रुक जाने का। फिर बोलने का कंसिडर या लेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा, ये बोलने का आपको। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन द अबव इक्वेशन। अरे वाह, ठीक है। अभी ये हो गया u इज इक्वल टू समझ में आ गया, हो गया, ठीक है। तो देखिए पिछली बार हम जो डेरिवेशन है उसको यहाँ पर ख़त्म किए थे, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन का आंसर था। u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, बराबर है, ठीक है। u क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। m क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये है, समझ में आया। और कॉस थीटा वो हम लोगों ने डेरिवेशन के ज़रिए से हासिल किए थे। पहला वो साइन था, उसका इंटीग्रेशन किए तो माइनस कॉस थीटा आया था, तो वो हम लोगों ने किए थे। अब हमको 3 कंडीशंस देखना है, वो 3 कंडीशंस का जो भी आंसर आएगा उसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो फिर ये वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होगा। समझ में आया। तो उसके अंदर ये इनिशियल कंडीशन है। अब पहली कंडीशन जो है ये इनिशियल कंडीशन है, ये कंडीशन पे हम लोगों को प्लॉटिंग का नहीं करना है, इस कंडीशन पे करना है। ये कंडीशन क्या बोल रहा है, सपोज करो कि 2 मैग्नेटिक यानी 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, बीच में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेट जो ऐसा था इसका नॉर्थ साउथ की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो वो डायग्राम मैंने बना दिया, समझ में आ गया। अब बना दिया तो ये वाला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ कितनी डिग्री बना रहा है एंगल, तो एंगल विल बी 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है और ये जो सेंट्रल लाइन जिससे हम लोग एक्चुअल में डिग्री निकालते हैं, ठीक है, एंगल निकालते हैं, वो लाइन भी खुद इसके साथ हो गई है, तो इसीलिए देयर विल बी 0 डिग्री। 0 डिग्री है वो कॉस थीटा में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि लेट, समझ में आ गया ना, केस 1 कर रहे हैं हम लोग, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा ये क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी और कॉस 0 डिग्री, तो समझा, ठीक है। अब देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस, ये कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, बराबर है। कॉस जो है ये क्या होता है, ये 1 होता है, कुछ समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस एम, ये हमको कंडीशन में आंसर मिला। अब हमको 2 लाइन लिखना है इधर पर, याद रखो अगर हमको माइनस में आंसर आया दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट दिस स्टेट या एट दिस पॉइंट इज लोवेस्ट, याद रखो, ये हम लोग को बोलना है। क्यों, क्योंकि माइनस में चले गया, प्लस तो है ही नहीं, माइनस में चले गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है वो क्या है, लोवेस्ट है, इतना समझा। और अब हम लोगों को बोलना है कि मैग्नेट इज मोस्ट स्टेबल, तो पहली कंडीशन में याद रखो हम लोगों को क्या मिला, माइनस एम बी मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर केस लिख देता हूँ, केस नंबर 1 के अंदर क्या हो गया था, थीटा जब 0 था तो हम लोगों को आंसर क्या मिला था, आंसर मिला था u इज इक्वल टू माइनस एम बी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि ये घूमकर ऐसा और हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री, हटा दो ये, मतलब देखो मैं बता देता हूँ ये बनेगा कैसा। ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि भाई टोटली उल्टा हो जाएगा, साउथ इधर नॉर्थ इधर, उस लिहाज से ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा देखो या ऐसा देखो, 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री के टाइम पे क्या होगा, तो देखो यही फॉर्मूले में हम लोग को सारी वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हटा दो ये। दूसरा केस जो है उसमें हम लोग ले रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। अगर रुका ना 180 कब से चिल्ला रही है, अब ये सब एडिट कर रहा हूँ।
90 डिग्री। अरे बाबा ऐसा जाएंगे फिर ऐसा जाएंगे फिर 190, समझा 180। बुक में पहले दिया वो छोड़ दो, इतना समझा। अभी 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई लेट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, u इज इक्वल टू माइनस एम बी, हाँ, और ये क्या है, ये कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है तुम लोग आता है, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो आता है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम बी, और ये आएगा क्या, जीरो। अब जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जीरो। तो याद रखो एक मिनट, इसके अंदर थीटा हम लोगों ने जब लिए थे 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तब हमारा u क्या बना था, u बना था 0। बोलो समझा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन जो है, इसके अंदर हम लोग एज्यूम, अब ये एज्यूम ही कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या है कि ये घूम रहा है, इतना घूम रहा है कि n 90, पहला 0 डिग्री, फिर n इधर आया 90 डिग्री, अब n घूमकर इधर आ रहा है। कभी n और n आमने सामने आ सकते, नहीं आ सकते, वो तो रिपेल करते हैं, तो नेचर में इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको ऐसा बोला गया है कि एज्यूम करो कि ये अगर आता है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बना देगा। ये क्या बनाएगा, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री बनाता है तो ये फॉर्मूले में हम लोग अगर 180 डिग्री पुट करते तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस, देखो यार, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस। तो याद रखो एम बी जो है यानी कि प्लस में आ जाएगा, यानी u इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है, याद रखो ये क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है। और दूसरा क्या बोलेंगे, ये रहेगा अनस्टेबल, विल बी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल रहेगा और वहाँ पर मोस्ट होगा। इतना आप लोगों को समझ गया, ठीक है, ये कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन के लिए मैं, यहाँ जगह नहीं है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग पहली कंडीशन में जो एंगल लिए थे और एंगल को कॉस में कन्वर्ट करके जो आंसर मिला था वो यहाँ लिख रहे हैं, एंगल उसका आंसर, समझ में आया। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो तीसरी कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी कंडीशन जो है, जगह नहीं है उस पर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। थीटा हम लोगों ने क्या लिया इस बार, थीटा हम लोगों ने क्या लिए, हाँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और इसका आंसर हम लोगों को क्या मिला, u इज इक्वल टू वॉट, प्लस एम बी, यानी कि पॉजिटिव एम बी। इतना हो गया। अब इन लोगों का हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है, ये मिटा दूँ। तो अभी देखो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखो ग्राफ में क्या करेंगे, एकदम सिंपल, एक रहेगा y एक्सिस और दूसरा रहेगा x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे हम लोग डिग्रीज लेंगे, ये है 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 0 के बाद हमने क्या लिए थे, 90 डिग्री लिए थे, बराबर है। 0 डिग्री थी, फिर 0 के बाद 90 डिग्री थी, और 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री, ये 3 डिग्री थी। तो हम लोग उसको x एक्सिस पे ले लेंगे, समझ आया, ये हमारा x एक्सिस। अब ये है क्या, y एक्सिस, y एक्सिस है हमारा, ठीक है। हमारे पास आंसर में क्या आया, आंसर में 0 आया, 0 तो यहाँ है। आंसर में माइनस एम बी आया, आपको पता है y एक्सिस पे माइनस कभी भी नीचे रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, माइनस एम बी, समझ आया। और एक प्लस एम बी आया, तो प्लस एम बी कभी भी ऊपर रहेगा। बस ऐसे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट को प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। पहली कंडीशन में डिग्री जब 0 थी तो हमारा आंसर क्या आया,
माइनस, देखो डिग्री जब 0 थी तो हमारा आंसर आया था -mb। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम लोगों ने 90 डिग्री एज्यूम किए थे, ठीक है, तब हमारा आंसर क्या आया था 0। तो 0 की लाइन यहाँ है तो वो आ जाएगा, दूसरा प्लॉट आ जाएगा, मतलब पॉइंट आ जाएगा इधर। और तीसरा, जब हम लोगों ने 180 लिए थे उस टाइम पे हमारा क्या आया था +mb, तो आ जाएगा +mb। इसके लाइन में यहाँ पर एक लेंगे। कुछ समझा? अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ समझा? देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये दिया है, दिख रहा है, पेज नंबर 252 है ना, 252 पर दिया है। तो इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट हुआ। तो 3 कंडीशन जो हम लोग को डेरिवेशन से आंसर डेरिवेशन से जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला, उस फॉर्मूले में हमने 3 कंडीशन को एज्यूम किए और उसका जो भी आंसर आया डिग्रीज के हिसाब से, जो भी हम लोगों ने वैल्यूज़ डाले, कॉस थीटा के हिसाब से हम लोग को ये वैल्यूज़ मिली। इस वैल्यूज़ को हम लोगों ने एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किए। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने डिग्रीज लिए, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिए, एमबी लिए। और तो हम लोगों को कुछ एस शेप का जो है ये डायग्राम आया, मतलब ग्राफ बना है। बोले समझा? अगर ये ख़त्म मतलब समझ में आया तो इसके बाद हम लोग टाइम पीरियड वाला जो है वो वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड वाला इम्पॉर्टेंट है, टाइम पीरियड वाला भी इम्पॉर्टेंट है, हटा दो, ठीक है। अभी हम लोग टाइम पीरियड देखना चाहते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, टाइम पीरियड मतलब क्या। देखिए, कोई चीज़ जब पीरियोडिकली ऑसिलेट करती है या सर्कुलेट करती है तब हम लोग उसका टाइम पीरियड दिखाते हैं। टाइम पीरियड मतलब क्या? टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाता है, ऑपरेशन देना 2π/ω, ये इसका फॉर्मूला है। और टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, ये होता है टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ। फिलहाल हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे, टाइम पीरियड देख रहे हैं। तो जब हम लोगों ने ये डायग्राम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये नॉर्थ है और ये जो है ये साउथ है, इन लोगों के बीच में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है क्रिएट हो रही है और इसके अंदर हम लोगों ने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किए थे, बराबर। ये है कि ये जो है ये इधर जाएगा, नहीं चलेंगे, बैटरी ज़्यादा खाएगा और वीडियो बराबर बनेगा। और ये जो है वो लाल दिख रहा है, लाल, तो ये ऐसा जाएगा, बराबर है। लेकिन इसको क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है मतलब अपोजिंग फोर्स जो है वो इधर खींचेगी उसको, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल कीप ऑसिलेटिंग। हाँ, अभी ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक जो मतलब क्या बोलते हैं ना, हाँ, मैग्नेटिक ऑसिलेशन जो होता है उसके अंदर एक बात याद रखो कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जब ऑसिलेट हो रहा है तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स पड़ रहा है, बराबर है। ध्यान से सुनिए, उसको हम लोग देते किससे, टाउ से। किससे देते, टाउ से। हाँ, ध्यान से सुनिए, जब ये इधर जा रहा है, इधर, ठीक है, यानी कि टूवर्ड्स यानी अट्रैक्ट हो रहा है, उस टाइम पर इसको हम लोग क्या नाम देंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू वॉट, आई अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट क्या, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, वो क्या होता है, डी थीटा स्क्वायर, डी, हाँ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तुम लोगों को समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो होता है ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, मैंने सही बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने शायद बोला था चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है इसके लिए देखेंगे, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो लोगों को समझा, ठीक है। आई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कब, जब ये नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है,
लेकिन जब इसको फोर्स पीछे खींच रहा है, समझ में आया, रिवर्स वाला जो फोर्स है वो उसको अगर पीछे खींच रहा है, उस टाइम पर टाउ हम लोग मानेंगे क्या, ये क्या है, हाँ, एम बी साइन थीटा। क्या मानेंगे, एम बी साइन थीटा। ये याद रखो, टाउ के दो चेहरे, जाने का एक चेहरा, यानी जाने के टाइम पे ये फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, ठीक है, और जब अपोजिंग फोर्स उसको पीछे खींच रहा है तो उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, एम बी साइन थीटा। हम लोगों ने पिछली बार ये वाले से आगे बढ़े थे, समझ में आया, तो ये वाला करेंगे। अब इसके अंदर क्या चेंजेस करेंगे, सिंपल है, इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह पर ये डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी थीटा। फिर वो समझ रहा है, सॉरी, डी टी स्क्वायर। थीटा बोले तो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ में आया। तो हमारे पास टाउ का एक फॉर्मूला ये आ गया, अरे समझा। अब हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि सपोज इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ मैं। सपोज क्या हो जा रहा है कि ये जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री से ये कम है तो हम लोग टाउ को डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम बी थीटा। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम, ये टाउ बराबर दिख रहा है, टाउ इज इक्वल टू एम बी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी टाउ है, यहाँ पर भी टाउ है, तो क्या करेंगे, कंबाइनिंग या कंपेयरिंग बोलेंगे तो भी चलेगा, कंपेयरिंग, ठीक है, हाँ, ये दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग टाइम पीरियड ढूंढ रहे हैं, किसका, उस मैग्नेट का, या मैग्नेट ऑसिलेटिंग मैग्नेट का जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला गया है, उसका टाइम पीरियड। तो क्या कर रहे हैं, जाने का हम लोग ये देख रहे हैं, वापस जब आएगा तो ये वाला टाउ लेगा। इसके अंदर हम लोगों ने अल्फ़ा की जगह पे ये डाले और उस हिसाब से हमको ये मिला, इसको नंबर दे दिए, और यहाँ पर हम लोगों ने ये किए, वापस आने का एम बी साइन थीटा। लेकिन हम लोगों ने बोले कि भाई अगर थीटा 10 से कम है तो साइन हटा देंगे, डायरेक्टली थीटा लेंगे। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ये, एम बी थीटा, बस, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो अपॉन वाला है इसको यहाँ ही रहने देंगे, खाली आई को इधर लेकर आएंगे। अगर आई को इधर लेकर आएंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। थीटा को मैंने फिलहाल बाहर निकाला, बस इतना समझा। यहाँ तक जल्दी कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। क्या, अब आप लोगों को एक लाइन यहाँ पर बोलना है। अब आप लोगों को क्या है, एक लाइन यहाँ पर बोलना है। वो लाइन देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू, क्या है, अकॉर्डिंग टू, क्या ये, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लीनियर एसएचएम, ऑफ लीनियर एसएचएम। अब ये चैप्टर नंबर 5 जो हम लोगों ने पढ़े थे उसके साथ मतलब इसका कनेक्शन बता रहे हैं कि लीनियर एसएचएम के मुताबिक हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एक्स। ये याद रखो, समझ में आया। अगर हम लोग, अब देखो इसको दे दो, ये यहाँ पर है, हाँ रुको ना मैं बता दूँ, ये यहाँ पर क्या है, इसको दे, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसको दे दो Q3, अच्छा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे चुका हूँ, और मतलब दे रहा हूँ। वो ये है कि जब ये मैग्नेट, ठीक है, अभी यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके मुताबिक जब ये मैग्नेट वापस आएगा,
यानी नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होके ऐसा गया था। अब जब वापस आएगा तो ये इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द नेचर यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए उसमें माइनस दिए थे। उस लिहाज से यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए था, बराबर है। तो अगर आप चाहे तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फॉर्मेट में आते हैं तो माइनस नहीं रहता, इसीलिए मैंने पहले से ही माइनस नहीं डाला हूँ। समझ में आया? तो ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो आया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? कंपेयरिंग, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4। अब मैं 3 and 4 को सामने लिखकर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर आप लोग यहाँ ध्यान दो, सामने लिखकर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर ध्यान दो। देखो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, मगर यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर एक्स है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है? एंगुलर। मतलब कि थीटा एंड या थीटा इज इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे को एनालॉगस बोलते हैं ना, वो ऐसा है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आता है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, बराबर है। अब ये साइड को कंपेयर करो, ये साइड जो है यहाँ पर क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है? एंगुलर। उस लिहाज से ये जो है ये सेम है, ये हिस्सा सेम है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये दोनों भी सेम है। मतलब क्या? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb अपॉन आई। इन लोगों को भी सेम माना गया है। समझ में आ रहा मैं क्या बोला कि नहीं समझा? समझ गया? अब क्या करेंगे? इसकी टोपी उधर फेंकेंगे। मतलब क्या? ओमेगा इज इक्वल टू mb अपॉन आई। और एक लास्ट स्टेप बाकी है जो कि मैं यहाँ वाइप आउट करके लिख दूँ, ठीक है। अब देखो, ये समझा आप लोगों को? ठीक है, बस हो गया, ये लास्ट स्टेप है, ये देखो हो गया, ठीक है। बट टाइम पीरियड PRD लिख रहा हूँ मैं, T इज इक्वल टू वॉट? T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये मैंने पहले से लिख के रखा था, मिटाया नहीं, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या हो गया? अंडर रूट क्या है बोलो? mb अपॉन आई। अब इसको अगर ऐसा करना है तो क्या कर सकते हैं अपन? देखिए तुम लोग जरा समझा करो, ये ऐसा होता। उफ, तुम लोग को अगर मैं गाइड नहीं करूँ तो क्या आएगा? हाँ, तुम लोग समझ में आया? तो इस तरीके से टाइम पीरियड ऑफ जो है ऑसिलेटिंग मैग्नेट का ये आता है। बस यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। बोलो समझा?